Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, आपको याद होगा हमने कुछ लेक्चर्स पहले मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था. आपने मूवमेंट्स में उनकी टाइप्स को स्टडी किया. मूवमेंट्स की दो बेसिक टाइप्स हैं, मूवमेंट्स अबाउट मीन और मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन. जब मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन को हम स्टडी करते हैं तो उसमें फर्दर हमारे पास एक और टाइप निकलती है, वो है मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो. यानी आप ये कह सकते हैं कि मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन को ही हम मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो भी कह सकते हैं. ठीक है, इनके फॉर्मूलाज को हमने देखा, इनकी कैलकुलेशंस को भी हमने देखा और डिफरेंट कैलकुलेशंस के थ्रू हमने इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया. आज हम इन मूवमेंट्स को यानी इनकी वैल्यूज की एग्जिस्टेंस की मौजूदगी में हम इनकी फर्दर कुछ कैलकुलेशंस को देखने जा रहे हैं. तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. जी, आज का टॉपिक है मूवमेंट्स रेशो. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया कि आपने मूवमेंट्स को कैलकुलेट किया. कौन कौन से मूवमेंट्स थे वो? मूवमेंट्स अबाउट मीन में M1, M2, M3 और M4. इसी तरह आपने मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन भी देखे, M1 बार, M2 बार, M3 बार और M4 बार. ठीक है जी. आपने इनके रिलेशनशिप को भी स्टडी किया कि किस तरह मूवमेंट्स अबाउट मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन को इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उनको यूज करके आप मूवमेंट्स अबाउट मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है जी. उसमें कौन कौन से मूवमेंट्स थे, जरा इनकी आउटलुक्स देखें. M1, M2, M3 और M4 ये मूवमेंट्स अबाउट मीन है. एक्चुअली जो मूवमेंट्स रेशोज है, ये जो बात हम कर रहे हैं मूवमेंट्स रेशो की, ये मूवमेंट्स रेशोज इन्हीं मूवमेंट्स अबाउट मीन पर ही डिपेंड कर रही हैं. यानी जब भी हम मूवमेंट्स रेशोज को कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके माइंड के अंदर होना चाहिए नाउ वी मस्ट हैव मूवमेंट्स अबाउट मीन. ठीक है. और अगर फर्ज कर लें, अब जरा थोड़ा सा इसको रिवाइज भी करना है, पिछले लेक्चर की तरफ भी मूव करना है ताकि आपके माइंड में आए कि किस तरह ये कैलकुलेशन चलेंगी. कि अगर आपने मूवमेंट्स रेशोज निकालनी है, सीक्वेंस को जरा ऑब्जर्व करना आपने कि मूवमेंट्स अबाउट मीन होना जरूरी है अगर आपने मूवमेंट्स रेशोज कैलकुलेट करनी. इसका मतलब है कि मूवमेंट्स अबाउट मीन फर्ज कर लें आपके पास नहीं है तो फिर कौन से मूवमेंट्स होंगे? आपके पास मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन होंगे. सो एक लिंक बनेगा कि अगर क्वेश्चन में मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन गिवन है लेकिन कहा गया है कि आपने मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करना है और साथ ही मूवमेंट्स रेशोज भी कैलकुलेट करनी है. सो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस में पहले मूवमेंट्स अबाउट मीन होंगे, उनको कैलकुलेट करते हुए आपने शिफ्ट करना है अपनी मूवमेंट्स रेशोज की तरफ. तो आइए देखते हैं कि मूवमेंट्स अबाउट मीन से हम जो रेशोज कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन सी हैं. ठीक है जी. देखिए, फर्स्ट जो रेशो है उसको हम कहते हैं B1 स्क्वायर रूट. ठीक है. इसका फॉर्मूला जो है वो भी स्टडी कर लें. दैट इज M3 डिवाइडेड बाय M2 क्यूब और स्क्वायर. ठीक है जी. यानी हम क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा इसके हवाले से किसी कैलकुलेशंस को देखिए कि B1 का स्क्वायर रूट ये एक मूवमेंट रेशो है. ठीक है. M3 ओवर M2 क्यूब. ठीक है जी. किस तरह आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे? देखिए, आपको इसका मतलब है कि सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन चाहिए, आपको थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन चाहिए. जब ये दोनों मूवमेंट्स आपके पास होंगे तो आप फर्स्ट मूवमेंट रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं. आगे चलिए सेकंड मूवमेंट्स रेशो की तरफ, और वो है B2 और इसका फॉर्मूला है M4 डिवाइडेड बाय M2 स्क्वायर. तो यहां देखिए, अब आपको कौन कौन से मूवमेंट्स चाहिए? आपको चाहिए जी सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन
और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। जरा गौर करें इसमें कॉमनैलिटी कि अगर आपने मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट किए हुए हैं और उसमें सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप दोनों ही रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो इसका मतलब है ये कॉमनैलिटी है कि सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों रेशो के लिए हमें चाहिए। ठीक है, ये दो रेशोज जो है फर्दर कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे याद रखना है कि किस तरह यूज होंगी और उनकी कैलकुलेशंस जो है उनके बेसिक स्टेप्स जो है वो क्या होंगे। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन्हीं रेशोज के हवाले से फर्दर कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है जी। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्क्यूनेस, आपने स्क्यूनेस को इससे पहले मेजर्स ऑफ लोकेशन में स्टडी किया हुआ है। ठीक है जी, जरा थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं और देखते हैं कि स्क्यूनेस क्या चीज थी। आपको याद होगा हमने कुछ लफ्ज स्क्यूनेस के हवाले से देखे थे। फर्स्ट, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस। ये थ्री टर्म्स आपने लर्न की थी मेजर्स ऑफ लोकेशन के अंदर। फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। तब नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल एंड पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस। मेजर्स ऑफ लोकेशन के अंदर आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि किस तरह आप नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एवरेज। बट वहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि अच्छे तरीके से आपने इनके फॉर्मूलाज को उस अंदाज में नहीं देखा था और आपको डायरेक्टली जो वैल्यूज अवेलेबल थी मेजर्स ऑफ लोकेशन के हवाले से आप उन्हीं को देखकर ये गेस कर सकते हैं कि आपकी स्क्यूनेस जो है वो किस टाइप की है। लेकिन अब यहां पर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम स्क्यूनेस के हवाले से एक ब्रीफ फार्मूला जो है वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्क्यूनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि द रेशो यूज फॉर स्क्यूनेस इज, कौन सी रेशो जो है वो यूज होती है। अब रेशो में आमतौर पर हम मूवमेंट्स रेशो ही लेते हैं। ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो आगे इस्तेमाल हो सकते हैं कि विच मूवमेंट्स रेशो या सिंपली वो रेशो भी कह सकता है। ठीक है जी। सो याद रखना है कि स्क्यूनेस के लिए फर्स्ट मूवमेंट रेशो जो है वो कैलकुलेट की जाती है और फर्स्ट मूवमेंट रेशो हमने देखी थी वो थी B1 स्क्वायर रूट। यहां हम इसका फॉर्मूला जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि आपने याद क्या करना है कि स्क्यूनेस के लिए हमने क्या कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला है B1 स्क्वायर रूट का और B1 का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद कुछ आंसर्स आएंगे और उन आंसर्स को फॉलो करते हुए आपने देखना है कि हमारी जो है वो स्क्यूनेस जो है वो किस टाइप की है, क्योंकि सिमेट्री भी स्क्यूनेस की वजह से हमें पता चलती है। ठीक है, हमें ये अंदाजा होता है कि स्क्यूनेस जो है वो किस हद तक जो है वो ज्यादा स्कैटर्ड है, वो क्लोज टू द ओरिजिन है या वो बैलेंस्ड शेप है। ये सब कुछ जो है वो हमें स्क्यूनेस के हवाले से ही आइडिया होता है। सो इसलिए हम इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी β1 स्क्वायर रूट एक मूवमेंट्स रेशो तो है लेकिन साथ ही हम इसको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के हवाले से भी जानते हैं, यानी दूसरा नाम जो है इसका वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है जी। अब इसकी कुछ वैल्यूज आपने फॉर्मूला याद कर लिया, m3/m2 क्यूब स्क्वायर रूट। क्लियर होगी बात। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, आपने मूवमेंट्स कैलकुलेट किए, आपने रेशो के अंदर पुटअप किए, एक आंसर आ गया, वो कोई भी हो सकता है। अब उस आंसर से हम एक जजमेंट की तरफ जा रहे हैं
कि वो जजमेंट हमें क्या बताएगी कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन 3 पॉइंट्स के साथ कहां पर एग्जिस्ट कर रही है, इन तीनों में से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहां लाई कर रही है। तो उसके लिए देखिए कि इफ, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझना है आपने। ये तो क्लियर हो गया कि बीटा 1 स्क्वायर रूट इज यूज्ड फॉर स्क्यूनेस, वन थिंग। अच्छा जी, अब आगे मैं ये लिख रहा हूं, इफ बीटा 1 स्क्वायर रूट इज लेस देन 0, यानी बीटा 1 स्क्वायर रूट का आंसर आपने कैलकुलेट किया और वो नेगेटिव आंसर आ गया। लेस देन 0 का मतलब यही है ना, आपको नंबर लाइन अगर याद हो तो नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है और लेफ्ट साइड पर जब जाते हैं तो -1, -2, और जब राइट साइड पर जाते हैं +1, +2 एंड सो ऑन, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। इस तरह आपकी नंबर लाइन बनती है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या है कि आपने 0 से पीछे आना है, तो जब 0 से पीछे आओगे तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर बीटा 1 का आंसर नेगेटिव है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन will be negatively skewed। ठीक है, और उसकी शेप अगर आपको याद हो तो नेगेटिव साइड इस तरह आपकी ये शेप बनेगी, और इसको हम नेगेटिव इन्फिनिटी और इसको प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं, और इसका जो रीजन हम हाईलाइट करते हैं वो लेफ्ट साइड वाला होता है, क्योंकि ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी। ठीक हो की बात, यानी उसकी लेफ्ट टेल जो है वो ज्यादा जो है वह स्ट्रेच्ड है, जो है बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड पर आपकी ये एग्जिस्टेंस शो कर रही है अपनी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये पहला पॉइंट था आपका कि अगर बीटा 1 का आंसर लेस देन 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कौन सी होगी, नेगेटिवली स्क्यूड। आगे चलिए जी, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं वो क्या है। इफ बीटा 1 का आंसर जो है इक्वल्स टू 0 आ जाए, जरा गौर करना है, हम नेगेटिव साइड से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, माइनस साइड से हमें 0 पे पहुंचे हैं, यानी सेंटर पॉइंट पर हम पहुंच गए लाइन के। अगर बीटा 1 का आंसर जो है वो 0 आ जाए तो फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन will be symmetrical। यानी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होगी, बैलेंस्ड होगी। इसकी शेप भी आप जरा एक दफा रिवाइज कर लें। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी शेप है ये सेंटर से लेफ्ट साइड पर और सेंटर से राइट साइड पर, दोनों साइड्स पर बैलेंस्ड होती है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल, बैलेंस्ड। ठीक है जी, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड जो है वो इसकी एक जैसी है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो इसका वो क्या है जी, इफ बीटा 1 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 के से आगे चला जाए यानी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो जरा पैटर्न को गौर करें। कुछ चीजें थोड़ी सी आपने कॉमन सेंस से भी अंडरस्टैंड करनी है कि आपकी कॉमन सेंस इस सूरत में क्या कहती है आपको, कि अगर नेगेटिव है यानी लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव है वैल्यू तो नेगेटिवली स्क्यूड। अगर आंसर 0 यानी एग्जैक्टली सेंटर पे आ गया है तो सिमेट्रिकल, यानी ना लेफ्ट साइड पर कुछ है ना राइट साइड पे, यानी हम उसकी स्ट्रेंथ को लेफ्ट और राइट पर इक्वली कंसिडर कर रहे हैं। और अगर फर्ज कर लें ये बीटा 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कौन सी होगी,
distribution will be positively skewed। ठीक हो गया, और इसकी शेप जो है वो पॉजिटिव साइड पर ज्यादा जनरेट होती हुई नजर आएगी। मैं इसको इस साइड पर कहीं आपके लिए परफॉर्म करता हूं इसकी शेप। तो इसकी शेप जो है मैं यहां से यहां पे देखिए, इसकी शेप जो है वो पॉजिटिव साइड पर आपको ज्यादा नजर आएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव पोर्शन जो है, पॉजिटिव टेल जो है वो नेगेटिव टेल से ज्यादा होगी। ठीक है जी। अब एक दफा फिर देखिए कि बीटा 1 जो फर्स्ट मूवमेंट रेशियो है, अगर उसका आंसर लेस देन 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड। अगर बीटा 1 का आंसर एग्जैक्टली 0 है तो हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल। और अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन के बीटा 1 का आंसर ग्रेटर देन बीटा 1, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, एक्चुअली ये B1 और बीटा 1 सेम है। बीटा 1 हम आमतौर पर पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और B1 जो है वो सैंपल के लिए। चूंकि हम रियल लाइफ में पॉपुलेशन की कैलकुलेशन नहीं करते और पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन के लिए सैंपल को यूज करते हैं, तो सैंपल के लिए हमने यहां पर B1 रखा हुआ है। सो बीटा 1 अगर आप कह दें तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन B1 इज ओके। B1 स्क्वायर रूट अगर पॉजिटिव है वैल्यू तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी और उसकी शेप कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने बीटा 1 के हवाले से या B1 के हवाले से देख लिया है। अब हम देखते हैं कि B2 या बीटा 2 जो है वो उस रेशो को हम कहां यूज कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। हाँ जी, इसमें जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वो है कर्टोसिस। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कर्टोसिस क्या चीज है। कर्टोसिस क्या है, एक टर्म है जो क्या करती है, इंडिकेट्स करती है लेंथ ऑफ द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये लेंथ ऑफ द टेल की बात होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात हो रही है। आप ऑब्वियसली जब कोई भी किसी किस्म का ग्राफ जनरेट करते हैं तो उसमें आपको टेल लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर नजर आती है। और सेकंड वन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीकेटनेस ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी टेल तो डिसाइड करती है, साथ ही पीकेटनेस ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कर्टोसिस वो टर्म है जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूशंस का सिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है। यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, अब जरा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को माइंड के अंदर लाएं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कि जिसकी लेफ्ट और राइट टेल जो है बैलेंस्ड होगी। यानी डेटा ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड फ्रॉम द सेंटर जो है वो इक्वल होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की पीक को हम देखेंगे, यूज करेंगे, और इसी पीक को यानी इस पीकेटनेस के हवाले से हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। वो है, फर्स्ट टर्म जो है वो प्लेटिकर्टिक, मैंने यहां लिखा हुआ है प्लेटिकर्टिक। ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं इसलिए आपने अच्छे तरीके से इनकी प्रोनाउंसिएशन भी याद रखनी है। प्लेटिकर्टिक, द सेकंड वन इज मेसोकर्टिक, द थर्ड वन इज लेप्टोकर्टिक। ठीक है जी। यानी जो आपकी कर्टोसिस नेक्स्ट टर्म है उसमें 3 इंपॉर्टेंट फर्दर डिवीजन्स हैं। वो कौन कौन सी हैं, प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक और लेप्टोकर्टिक। और ये किससे रिलेटेड है, पीकेटनेस ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो आपकी टर्म्स हैं सारी की सारी, पीकेटनेस, प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, इनका लिंक किसके साथ है, ऊपर कर्टोसिस के साथ। सो कर्टोसिस के अंदर हम इसको समराइज कर सकते हैं कि कर्टोसिस में हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की पीकेटनेस यानी ग्राफ के अंदर पीकेटनेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, और उस पीकेटनेस के हवाले से यानी पीक हाई भी हो सकती है, पीक जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है, और पीक बिल्कुल फ्लैट भी हो सकती है। और उसी हवाले से उन्होंने ये डिफरेंट नेम्स दिए हैं। इन नेम्स को हम आगे फर्दर जब रेशो को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि इन सारी टर्म्स के हवाले से हमारे पास क्या आउटलुक जो है वो जनरेट होती है।
जी स्टूडेंट्स, कर्टोसिस को डिस्कस किया। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि कर्टोसिस फाइंड कैसे होगी, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेटिकर्टिक है, मेसोकर्टिक है या लेप्टोकर्टिक है। तो उसके लिए हम सेकंड मूवमेंट रेशो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, दैट इज β2 और B2, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है M4 डिवाइडेड बाय M2 स्क्वायर। यानी आप सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे, आप फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों मूवमेंट्स को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, β2 यानी B2 कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसके रिजल्ट्स को सामने रखते हुए इन रिजल्ट्स को आप देखेंगे और फिर आगे फाइनलाइज करेंगे कि हमारी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह किया। ठीक है जी, चलिए। अगर, यानी अब मैं आपको डिफाइन करने लगा हूं कि इफ β2 या B2 इज ग्रेटर देन 3, ये 3 का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने कर्टोसिस का कंपैरिजन करना है या कर्टोसिस के अंदर अपने डिफरेंट कैलकुलेशंस को देखना है, तो आप अपने आंसर को 3 के साथ कंपेयर करेंगे। 3 इज द, यू कैन से द बैलेंस पॉइंट। ठीक है जी। सो β2 ग्रेटर देन 3 होगा तो फिर क्या होगा, देन फिर हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन will be leptokurtic। ठीक है जी, और उसकी शेप जरा देखिए गौर से, वो शेप कैसे बन रही है। गौर करें कि सेंटर से जो आपका डिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर सेम है। इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेफ्ट और राइट पोर्शन सेंटर से इक्वल होगा, बैलेंस्ड होगा। फिर हम चलेंगे कर्टोसिस की तरफ और फिर उसकी पीक देखेंगे। ठीक है, अगर हाई पीक है तो, और हाई पीक कैसे पता चलेगी, 3 से, यानी 3 से आंसर आगे की तरफ चला जाए तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लेप्टोकर्टिक। क्लियर होगी बात। आगे चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट था β2 रेशो के हवाले से। अब सेकंड पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ B2 इज इक्वल टू 3 तो फिर क्या होगा जी, देन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक कब, जब आंसर जो है वो सेकंड मोमेंट रेशो का 3 आ जाए। अब इसकी शेप भी जरा स्टडी कर लें, देख लेते हैं इसकी शेप जो है वो किस अंदाज में बन रही है। यहां पर भी आप देखिए कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बैलेंस्ड है लेफ्ट और राइट पर। ठीक है, इसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लिख देते हैं तो वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। यानी β2 या B2 इज इक्वल टू 3 है, डिस्ट्रीब्यूशन का नाम जो होगा वो मेसोकार्टिक होगा और उसकी पीक जरा नॉर्मल होगी। ठीक है जी, यानी नॉर्मल पीक के साथ हम उसका नाम क्या रखते हैं, मेसोकार्टिक। क्लियर होगी बात। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, इफ B2 इज लेस देन 3 तो फिर क्या होगा हमारे पास, देन डिस्ट्रीब्यूशन will be
प्लेटिकर्टिक। ठीक है जी, और इसकी शेप को भी जरा ऑब्जर्व करें, देखें। यानी आपने इसको ऑब्जर्व करना है कि सेंटर से तो डिस्टेंस एक जैसा है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, लेकिन इसकी पीक जो है वो फ्लैटर्ड है। ठीक है, यानी प्लेटिकर्टिक के लिए हम फ्लैटन, जो पर्टिकुलर सिचुएशन जो बन रही है वो फ्लैटर्ड है, आपकी जो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप बिल्कुल बैठी हुई है। ठीक है, यानी अब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें जरा, लेप्टोकर्टिक को देखें, मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। ठीक है, लेप्टोकर्टिक हाई पीक, जिसको हम लेंथी पीक भी कह सकते हैं। जरा मैं अब आपको इसको लर्न करने का तरीका बताने लगा हूं कि किस तरह आपने इसको लर्न करना है। ये हाई पीक है, ठीक है, इसको हम लेंथी पीक भी कहेंगे लेप्टोकर्टिक से। ये क्या है, लेंथ, लेंथी, यहां से लेंथी पीक। उसके बाद मेसोकर्टिक, ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, और ये लफ्ज, ये जरा जिसको मैंने सर्कल किया, देखिए क्या है ये, कहीं ये प्लेट बन रहा है। प्लेट क्या होती है, फ्लैटर्ड होती है। ठीक है, सो आपने देखना है फ्लैटर्ड है, नॉर्मल है या लेंथी है। और जरा ऑर्डर भी है, जरा गौर कीजिए कि हाई पीक, नॉर्मल पीक और फ्लैट पीक। तो अल्फाबेट्स क्या है, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। ऑर्डर भी है, यानी अल्फाबेट्स में भी ऑर्डर है। एल पहले आता है, एम बाद में आता है और पी उसके बाद, यानी यहां पर अल्फाबेट्स का भी ऑर्डर है। ये लर्निंग टेक्निक्स है, आपने याद रखना है किस तरह आपने लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। लेंथ हाई, मेसो का मतलब नॉर्मल और प्लेटिक का मतलब बिल्कुल फ्लैटर्ड। क्लियर हुई बात। सो आज के लेक्चर में हमने मूवमेंट्स की रेशियोज को फाइंड किया, मूवमेंट्स को देखा और उनकी कैलकुलेशंस को इस्तेमाल किया उनकी रेशियोज के अंदर। दो रेशियोज थी, कौन कौन सी, बीटा 1 या जिसको हम B1 स्क्वायर रूट भी कहते हैं, और B2। फर्स्ट मूवमेंट जो है इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो यूज हो रहा है, और फिर हम फर्दर इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। बीटा 1 या B1 जो है वो स्क्यूनेस के लिए यूज होता है, याद रखना है, और B2 यानी सेकंड जो मूवमेंट रेशियो है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, कर्टोसिस के लिए। स्क्यूनेस का मतलब ये है कि अलोंग एक्स एक्सिस आप उसकी शेप को देखते हैं कि लेफ्ट साइड पर ज्यादा है टेल, या सेंट्रलाइज्ड बैलेंस्ड है, या वो राइट साइड पर उसकी टेल ज्यादा है, सिमेट्री। और उसके लिए क्या यूज होगा, B1 स्क्वायर रूट। उसके आंसर को हम 0 से कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0। ठीक है, अब सेकंड जो रेशो थी वो B2 थी, उसमें हमने क्या देखा कि उसका कंपैरिजन 3 से है, ग्रेटर देन 3, इक्वल्स टू 3 और लेस देन 3। लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। होप आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी माइंड में हो तो अपने रिस्पेक्टिव टीचर से लाजमी डिस्कस कीजिए ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को देखेंगे, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको ये फॉर्मूलाज जो हैं वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।